जय हिंद साथियों। इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा है कि ये वीडियो मैंने बनाया हूँ कि जेसीओज गजेटेड ऑफिसर जो है, इस वीडियो का मेरा बनाने का मकसद ये है ताकि जो है जेसीओज गजेटेड ऑफिसर वर्सेस लेक्चरर HS2 गजेटेड ऑफिसर, क्योंकि जेसीओज भी गजेटेड ऑफिसर बी है और लेक्चरर HS2 भी गजेटेड ऑफिसर बी है, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है और क्या क्या ये लोग अपना इनको बनने के लिए क्या क्या चाहिए और किस प्रकार से इनको क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। और मेरा मकसद किसी की सर्विस को या किसी की इंडिविजुअल को ऊंचा या नीचा दिखाने का नहीं है। एक वर्सेस तुलना करने का ये नहीं है कि मेरे किसी को ऊपर नीचे दिखाने का है, क्योंकि मैं अपनी तुलना अपने से कर रहा हूँ। ये भी मैं सूबेदार मेजर हूँ और यहाँ पर मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर सूबेदार मेजर के लिए मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये जो लेक्चरर के लिए ये फ़ोटो है, और दूसरा है लेक्चरर श्री HS श्री हरि सिंह, लेक्चरर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोथल कला। ये मुझे सर्टिफिकेट मिली है, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। ये ठीक है नहीं, तो ये मुझे सर्टिफिकेट मिली हुई है। यहाँ पर मैंने जो थोड़ा छुपा रखा हूँ, जो छुपाने वाली चीज़ें होती हैं, और कहने का तात्पर्य है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो कई साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर आप वास्तव में लेक्चरर लगे थे क्या, तो मैं आपको इसलिए आज आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो हरि सिंह, ठीक है नहीं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये जो प्रिंसिपल जब रिटायर हुआ था उसमें का दिया हुआ है, ठीक है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा मकसद इस वीडियो के माध्यम से एक जेसीओज को, जो नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर होते हैं, वो उनकी किस प्रकार से वो बनते हैं और कितनी उनको सैलरी मिलती है, और ये दिखाने का मतलब इसलिए है क्योंकि देखो, एक जेसीओज बनने की प्रक्रिया में मैं अपने लिए बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ। कोई मेरे पास फालतू करेगी अपने ऐसे कैसे। तो जेसीओज बनने की प्रक्रिया में 22 साल लगे थे मुझे, 22 साल। और उस 22 साल के दौरान जेसीओज बनने के लिए 2 साल की ट्रेनिंग की, 5 बार कोर्स किए, लेसन नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, और फिर JLC कोर्स, और उसके बाद PSM कोर्स। 6 बार मैंने कोर्स किए, और हर एक कोर्स के लिए आउटस्टैंडिंग ACR लेनी पड़ी। और वो सब करने के बावजूद, पूरी 22 साल तक नौकरी करने के बावजूद, और ये सारा करने के बाद में जब मैं एक जेसीओज बना था, और जेसीओज बनने के बाद में क्या क्या जिम्मेवारी होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक जब जेसीओ बनता है, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, फौजी भाइयों को तो पता ही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये चीज़ जो जाएगी तो ये चीज़ आगे पे कमीशन में जाएगी। ये वीडियो जो जाते हैं पूरे, आपको पता है, मॉनिटरिंग होते हैं, आर्मी में ऊपर लेवल तक इनको सुना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जेसीओज को उनका हक दिलाना का है। अगर आप इस चैनल में पहली बार बने हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो है पे कमीशन तक इसकी बात पहुँचे। क्योंकि अभी 8वां पे कमीशन आने वाला है, और 8वें पे कमीशन में जो है जेसीओज को कम से कम जो है इस लेवल के अंदर स्टार्टिंग उनको मिलना चाहिए। तो जो है 7th पे कमीशन में यही गलती हुई थी कि जेसीओज को जो है PBOR लिख दिया। PBOR लिखने के कारण जेसीओज को जो है उनकी सैलरी बहुत कम हो गई, और 2016 के बाद में जितने भी जेसीओज रिटायर हुए हैं उनकी सबकी पेंशन 2016 से पहले वाले जेसीओज से बहुत कम है। उल्टा है, OROP 3 में 2000 बाद वाले जेसीओज की पेंशन करनी पड़ रही है पहले वाले जेसीओ के बराबर। और यही कारण था कि जेसीओज की पेंशन जो है OROP 2 में भी नहीं बढ़ी, OROP 3 में भी नहीं बढ़ी। तो इसलिए मैं ये आवाज़ जेसीओज के लिए, और ये जवान NCO ये मत सोचें कि ये आवाज़ सिर्फ जेसीओज के लिए, ये जेसीओज की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ पूरे सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की है। क्योंकि जब जेसीओज को जो है, जब मान लो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जेसीओज को थोड़ा सा मैं लेकर चलता हूँ आपको। जेसीओज को बनने में मुझे 22 साल लगे, लेक्चरर की प्रक्रिया करने में मात्र 1 साल लगा मुझे। क्योंकि 1 साल के अंदर देखो, जेसीओज बनने के लिए 2 साल ट्रेनिंग करनी पड़ी, 5 बार कोर्स करने पड़े, और लेक्चरर लगने के लिए 1 बार टेस्ट पास करना पड़ा और 1 बार इंटरव्यू पास करना पड़ा। अब कोई लेक्चर साहिबान ये कमेंट करेंगे कि भाई
लेक्चरर के लिए पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई जेसीओ बनने के लिए भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ से पढ़ के जाता है आदमी 12 पास क्लास करने के बाद में, लेक्चरार को जितनी पढ़ाई करनी पड़ती है उससे ज़्यादा पढ़ाई जेसीओ बनने के लिए करनी पड़ती है। उसको कैडर के अंदर पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको ट्रेनिंग में पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको MR1 करना पड़ता है, MR2 करना पड़ता है उसको, और कई सारी क्लासें करनी पड़ती हैं उनको, कई सारे कोर्स करने पड़ते हैं, तब जाके जेसीओ बनते हैं। और जब जेसीओ बनने के लिए खाली कोर्स और क्लासें नहीं है, जब वो आउटस्टैंडिंग होते हैं उनकी ACR जो है हर एक कोर्स के लिए 5 में से 3 ACR आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब अगर 9 नंबर की ACR है तो कम से कम 7 नंबर होने चाहिए, और अगर 5 नंबर की पहले ACR होती है तो उसमें कम से कम 4 नंबर 3 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए थे। तो आउटस्टैंडिंग ACR होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब 9 में से 9 होना चाहिए। कई दो 3 ACR में तो लास्ट वाले में 9 में से 9 होना चाहिए। सुबेदार मेजर बनने के लिए 9 में से 9 होना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग ACR होना चाहिए, तब जाके जेसीओ बनते हैं। तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैंने जो जेसीओ बना तो कितने कष्ट उठाए। 22 साल तक मैं AD पंजे पर नौकरी की, कोर्स किए, आर्मी कोर्स किए, सारे कोर्स किए, उसके बाद मैं जेसीओ बना। और लेक्चरर लगने के लिए मुझे सिर्फ 1 साल मैंने इंटरव्यू दिया आने के बाद में, और फॉर्म भर दिए थे वहीं पर से, और एक टेस्ट पास किया और मैं लेक्चरर लग गया, और मेरे डायरेक्ट ग्रेड आ गया मेरा 49,900। 7th CPC में 49,900 मुझे मिलने लग गया। जबकि यहाँ पर जेसीओ के अंदर मैं 22 साल से लेकर के 34 साल तक जेसीओ रहा, लेकिन मेरे 47,600 से ऊपर तनख्वाह ही नहीं हुई। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना जेसीओ को भी इसकी तनख्वाह जो है, जेसीओ को कम से कम नायब सुधार बनते हैं उनको ये लेक्चरर के बराबर होनी चाहिए। क्योंकि जब ये नायब सुधार बना था तो उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, उसकी पेंशन भी इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी ग्रेड B है, मतलब वो जो है गजेटेड ऑफिसर B है, और ये भी गजेटेड ऑफिसर B है। अब आप बोलोगे सर गजेटेड ऑफिसर B, तो ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि जेसीओ गजेटेड ऑफिसर B क्यों होते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ अभी आपको। जब दोनों गजेटेड ऑफिसर B हैं और ड्यूटी में दिन रात का अंतर है, मैं बता रहा हूँ। जब जेसीओ बनता था, जेसीओ में मैं नायब सुबेदार बना, प्लाटून कमांडर प्लाटून जेसीओ होता था, उसके बाद सुबेदार बना, कंपनी सुबेदार होता था, और उसके बाद सुबेदार मेजर बना। तो पूरी कंपनी के अंदर पूरे कम से कम 200 जवानों का, उसके सबका देख एडम बंदोबस्त, सारा बंदोबस्त, ट्रेनिंग से लेकर के सारा कुछ बंदोबस्त करना पड़ता था। और यहाँ पर जब मैं लेक्चरर लगा तो मुझे सिर्फ 2 पीरियड लेता था जा करके, और फिर आराम में 1 पीरियड माफ हो जाता था, फिर रेसिस हो जाती थी, उसके बाद 2 पीरियड लेता था और आराम से 1 बजे घर आ जाता था। और जब मैं यहाँ पर था तो सुबह जो है सुबह से लेकर 24 घंटे तक कभी रेस्ट नहीं। अगर मान लो 2 बजे भी 4 बजे भी वापस आया, एसएम साहब बोलेंगे या मैं किसी जेसीओ को बोलता था कि साहब अभी आपको वहाँ जाना है, जेसीओ तुरंत अपने जवानों को लेकर के चला जाएगा। और यहाँ पर तो मुझे जो अगर 1 पीरियड भी फालतू दे दिया जाता था तो मैं सोचता था कि क्यों मेरा 1 पीरियड खाली था, मुझे 1 पीरियड वो फालतू लग गया। तो यहाँ से मैं 4 पीरियड लेने के लिए 5 पीरियड लेने के बाद में मेरे को इतनी तनख्वाह मिल रही थी, और यहाँ पर मेरे को जो है सुबह से शाम तक, तो क्यों ना जेसीओ की आवाज़ को हम ऊपर उठाएं। तो जेसीओ को मिलना चाहिए। मैं पे कमीशन से भी अनुरोध करता हूँ, MOD से भी अनुरोध करता हूँ कि इनको जो है कम से कम जो है, आप गजेटेड ऑफिसर है, जेसीओ गजेटेड ऑफिसर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जेसीओ जो है, क्या जेसीओ साहब राजपत्रित अधिकारी हैं? व्हाट इज आर्मी रूल? क्या भारतीय सेना के जूनियर कमिश्नर पर राजपत्रित अधिकारी हैं? हाँ, सेना अधिनियम 1950 पैरा 3 12 के अनुसार जूनियर कमीशन अधिकारी का अर्थ है नियमित सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त राजपत्रित या वेतनभोगी व्यक्ति। भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी ग्रुप B राजपत्रित अधिकारी हैं। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट निम्नलिखित है जिसमें वेतन स्तर बनाया गया है। इसके अलावा जूनियर कमीशन अधिकारियों को सैन्य सेवा वेतन मिलता है जो उन्हें क्रमशः सरकारी सेवा में तुलना और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए वेतन और स्तर वरिष्ठता में सिविल समकक्षों के सिविल समकक्ष। अब सिविल समकक्ष कैसे होगा, आप ये ध्यान देने वाली बात है। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने के लिए इसी है। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर कर दिए। मेरा मकसद कोई पैसे कमाने का नहीं है, पैसे नहीं मिलता मुझे। मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक आपको पता है कि 1-1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं होते तो कोई पैसा यूट्यूब नहीं देती इतना, ठीक, कुछ नहीं देती है। ठीक है, पैसा मैं बहुत कमा रहा हूँ। मैं यहाँ पर भी पैसा कमाया था, पेंशन भी मिल रही है, और यहाँ पर भी पैसा कमाया था, कोई उससे बात नहीं है। मेरा मकसद तो सिर्फ जो है जवानों की जेसीओ की आवाज़ उठाने का है। तो ये समकक्ष की बात जहाँ पर आती है कि उसमें लिखा समकक्ष का मतलब बराबर। तो जब ये गजेटेड ऑफिसर B है, ये गजेटेड ऑफिसर B है और तुरंत लग गया, और
एक टेस्ट पास किया और एक इंटरव्यू दिया और लग गया, सिलेक्शन हो गया। और इसने इतने कोर्स किए, इतने ट्रेनिंग किया, इतना भागदौड़ किया और इतना काम कर रहा है और इतना सब कुछ कर रहा है, तो इसके समकक्ष इसको क्यों नहीं सैलरी मिल रही है? यहाँ पर नायब सूबेदार को 49,900 जो पे लेवल 9 में नायब सूबेदार क्यों नहीं आ सकता है? यार नायब सूबेदार पे लेवल 9 में नहीं लाते हैं तो कम से कम सूबेदार मेजर को पे लेवल 9 में जाओ, सूबेदार को 8 में लेके जाओ, नायब सूबेदार को 7 में लेके जाओ, हवलदार को 6 में लेके जाओ, नायक को 5 में लेके जाओ और सिपाही को 4 में लेके जाओ। कम से कम इतना तो हो ताकि पूरी सेना का मोराल अप है। क्यों मोराल अप होगा? क्योंकि जब जब अगर इसको जो है अच्छी पे मिलेगी, जेएसओ गजेटेड ऑफिसर की पे मिलेगी, तो हर कोई जवान सोचेगा, एनसीओ सोचेगा मैं भी जेएसओ बनता हूँ, कम से कम जेएसओ तो बनता हूँ, गजेटेड ऑफिसर बन के जाऊँगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छी पेंशन मिलेगी, तो सेना का मोराल अप होगा। हर कोई बनना चाहेगा, हर कोई अपना ड्यूटी को अच्छे से करना चाहेगा और हर कोई जो है उसके अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहेगा, तो सेना का जो मोराल अप होगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि भाई जो है कम से कम जो है जब गजेटेड जेएसओ नायब सूबेदार बनता है, नायब सूबेदार बनते ही जो है ये यहाँ पर इसके बराबर जो है लेक्चर असिस्टेंट 2 इनके बराबर सैलरी कम से कम उसी समय गजेटेड ऑफिसर के बराबर मिल जानी चाहिए, क्योंकि इससे नीचे गजेटेड ऑफिसर नहीं है सिविल में। सिविल में गजेटेड ऑफिसर जो है 47,600 से नीचे कोई नहीं है। एक सूबेदार मेजर साहब को जो है गजेटेड ऑफिसर की मिलती है, बाकी सूबेदार साहब और नायब सूबेदार साहब को गजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह नहीं मिलती है। तो मेरा अनुरोध है कि इनको गजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह मिलनी चाहिए। देखो मैं आपको बता रहा था कि गजेटेड ऑफिसर है और सेना ने भी जेएसओ को गजेटेड ऑफिसर माना है, राजपत्र अधिकारी माना है। और ये आपको बता रहा हूँ कि 2016 में क्यों नहीं माना गया, क्यों नहीं जेएसओ को उसकी एमएसपी जो है 10,000 की गई, उसका कारण ये है कि जेएसओ को उसमें पीबीआर लिखा जाता था। अभी जो सेना ने ऑर्डर निकाल दिया कि पीबीआर नहीं लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा जवान एनसीओ जेएसओ। तो अब जो है ये सेना ने बिल्कुल अच्छा किया है। और ये देखो सेना ने जूनियर कमीशन अफसर जेएसओ पद पर कार्यरत सेना अधिकारियों को राजपत्र अधिकारी मान लिया है। उसने पहले भी राजपत्र अधिकारी था। कोई जेएसओ साहिबान बोलेंगे कि मुझे पता है कि गजेटेड ऑफिसर जेएसओ जब बनता है तो गजट नोटिफिकेशन होता है और उसमें राष्ट्रपति महोदय का साइन होता है। तो पहले भी शुरू से भी जब से जेएसओ बना है, वीसीओ से जेएसओ बना है, वीसीओ से जेएसओ बना है, तो जब से वीसीओ से जेएसओ बना तभी से वो गजेटेड ऑफिसर है। लेकिन क्या हुआ कि एक नोट था कि किसी ने ये नोट लिख दिया था कि भाई जेएसओ आरटीआई के माध्यम से जवाब दे दिया गया था कि जेएसओ अराजपत्रित अधिकारी है, वो गजेटेड ऑफिसर नहीं है। तो अब इसके कारण जो है 7th सीपीसी में जो है जेएसओ को 5200 के ग्रेड 5200 जो है उसकी एमएसपी रख दी गई और उसका ग्रेड भी डाउन कर दिया हो गया। और यही कारण हुआ है कि 2016 के बाद में जितने भी जेएसओ आए पेंशन उनकी कम हो गई और सेना के जवान इनसे सोचने लग गए कि हमारी पेंशन में जेएसओ की पेंशन में हमारी तनख्वाह में और जेएसओ की तनख्वाह में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो क्यों हम 32 साल 34 साल तक नौकरी करेंगे? क्यों हम 30 साल तक नौकरी करेंगे? यहाँ से जाएंगे 15-18 साल तक नौकरी करेंगे और डीएससी में चले जाएंगे या कहीं सिविल में नौकरी लग जाएंगे, तो वो अच्छा है, पेंशन तो उतनी मिलनी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जेएसओ को जो है उसका हक मिलना चाहिए और जेएसओ को 2000 सेना में जो सेना ने गलती की थी उसको सुधार दिया गया है। और अभी जो है ये बताया गया क्लियर कि सेना में नायब सूबेदार मेजर स्तर के कार्य जेएसओ की 3 श्रेणियां हैं। सेना ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सेना के कानून में अधिकारी जेएसओ के अलग अलग परिपथ, वो बात अलग है। तो बोलते हैं कि नायब सूबेदार को गजेटेड ऑफिसर को नहीं मिलती, सूबेदार मेजर को मिल रही है। इन्होंने लिखा है कि सूबेदार को मिलती है, नहीं सूबेदार को नहीं मिलती है, सिर्फ सूबेदार मेजर को गजेटेड ऑफिसर मिलती है 47,600, ठीक है नहीं। बाकी नायब सूबेदार को जो है इसकी गजेटेड ऑफिसर की तनख्वाह और पेंशन नहीं मिलती है, वो मिलनी चाहिए। और या इस आवाज़ को उठाने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और आगे बताऊंगा कि जेएसओ की ड्यूटियाँ क्या क्या होती हैं, किस प्रकार से वो जेएसओ अपनी एक जिम्मेदारी निभाता है, एक प्लाटून की जिम्मेदारी निभाता है, कंपनी की जिम्मेदारी निभाता है, सूबेदार मेजर बन जाता है तो पूरी रेजिमेंट की जिम्मेदारी निभाता है। उसके जेएसओ के तुलना में तो यहाँ पर जो गजेटेड ऑफिसर है, ये गजेटेड ऑफिसर है, ये गजेटेड ऑफिसर और इस गजेटेड ऑफिसर की तुलना में तो यहाँ पर जो जिम्मेवारी है सिर्फ जो है 2% भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या है, बस आपने टॉपिक लिया, पढ़ाया और चल दिए। और उसके बाद में यहाँ कितनी जिम्मेवारियाँ हैं, सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। तो क्यों नहीं इनको भी इनके बराबर पे होनी चाहिए? इनको भी जो नायब सूबेदार मेजर को यहाँ पर क्यों नहीं लाना चाहिए? तो हमारी जो है पे कमीशन से, एमओडी से, सभी सैन्य अधिकारियों से सबसे मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि साहिबान की कम से कम जो है जेएसओ को गजेटेड ऑफिसर के
पे लेवल नायब सूबेदार को पे लेवल 8 या 9 में तो आना ही आना चाहिए। पे लेवल 8 में तक तो कम से कम पहुंचा दीजिए आप, ताकि जो है सेना का मोराल अप हो जाएगा और सेना के सारे जवानों की तनख्वाह अप हो जाएगी और सेना का जब मोराल अप हो जाएगा, तनख्वाह बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, तो सेना ऑटोमेटिक अपने आप अच्छे दर्जे की सेना रहेगी जैसे अभी है, और आगे उनका मोराल भी डाउन नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। बाकी मैं किसी को ले डाउन नहीं करता हूँ, ना किसी की बुराई करता हूँ। मैं सिर्फ जो है सही हक है वो बता रहा हूँ, और मैं किसी से तुलना नहीं की, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसलिए मैं सिर्फ अपनी तुलना अपने से की है कि जब मैं यहाँ पर था तो मुझे कितना क्या क्या मिल रहा था, जब मैं यहाँ पर था तो मुझे क्या मिल रहा था, वो मैंने महसूस किया। तो अब मुझे वो नहीं चाहिए, अब मुझे नहीं मिलेगा, मुझे पता है। लेकिन अब जो मेरी जगह में हैं, मुझे उनके लिए ये आवाज़ उठाने का, वो बाय रिक्वेस्ट, ना कोई मेरे किसी प्रकार का कहने का वो है कि ये भैया उनको भी ये चीज़ मिलनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे समाचार के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।